हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 स्टूडेंट्स, आज हम ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 2 रीड करेंगे जिसका नाम है बच्चों ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ओके बच्चों, लास्ट जो पिछला चैप्टर था आपका चैप्टर नंबर 1, उसमें हमने पढ़ा था बच्चों सौरमंडल, सूर्य और उसके 8 ग्रह। उसमें से पृथ्वी जो एक ग्रह है बच्चों जिसपे जीवन है बच्चों, जिस पे हम रहते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। ओके बच्चों, इसमें बात करते हैं हम ग्लोब की। ग्लोब क्या होता है बच्चों? ग्लोब होता है पृथ्वी का एक छोटा मॉडल जो होता है, यानी कि पृथ्वी को जिस पे दिखाया जाता है ग्लोब उसका प्रतिरूप है। ओके, ये आपको चित्र में दिख भी रहा होगा। ग्लोब ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, मैं आपको दिखाऊँ ग्लोब कैसा होता है। तो ये है बच्चों आपका ग्लोब। ओके, जो हमारी पृथ्वी भी बिल्कुल सेम ऐसी ही है बच्चों। ठीक है, हमारी पृथ्वी भी ऐसी ही है बच्चों। ग्लोब के ज़रिए इसको दिखा सकते हैं, क्योंकि हम पृथ्वी को एक बार के में पूरी नहीं देख सकते। इस प्रकार से हम ग्लोब के ज़रिए उसे देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप देख रहे होंगे ना। ग्लोब को घुमाया जा सकता है, क्योंकि हम एक बार के में पूरी पृथ्वी को इस ग्लोब पर नहीं देख सकते, इसलिए हम इसका एक भाग ऐसे देख पाते हैं, फिर दूसरा भाग इसको घुमाकर देखते हैं। ओके बच्चों, यह ग्लोब हमारी क्यों सहायता करते हैं? सभी देश को, महाद्वीप को, सब चीज़ों को हम ग्लोब पर आसानी से देख सकते हैं। आप देख भी रहे होंगे, इसमें भारत देश है, इसके इधर अरब सागर आपको दिख रहा होगा, इधर बंगाल की खाड़ी, फिर इसके पड़ोसी देश है नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। सब कुछ हम ग्लोब पर आसानी से देख सकते हैं। ओके बच्चों, चूँकि हम पूरी पृथ्वी पर एक साथ भ्रमण नहीं कर सकते, ना ही पूरी पृथ्वी को एक साथ देख सकते हैं, इसलिए बच्चों ग्लोब का यूज़ किया जाता है। ओके बच्चों, फिर है ग्लोब जो होते हैं बच्चों, ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने वाले ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब। गुब्बारे जैसे ग्लोब क्या होते हैं बच्चों? इनमें हवा भरी जाती है, और जब इनका यूज़ होता है तो इनमें हवा भर ली जाती है, और जब इनका यूज़ नहीं होता है तो इनकी हवा निकाल के इनको पॉकेट में रख लिया जाता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने बहुत आसान होते हैं। जो ये वाले ग्लोब होते हैं, पॉकेट ग्लोब इन्हें बोलते हैं, या हवा वाले बैलून वाले ग्लोब इनको बोला जाता है। फिर है ग्लोब जो है स्थिर नहीं है। अभी मैंने आपको दिखाया ना, ग्लोब जो है वो घूमते हैं, वो स्थिर नहीं है। उसे इसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है, यानी कि कौन से का आकार कितना है, ये सब हमें ग्लोब पर दिखाई देता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ओके बच्चों, मैं आपको दिखाती हूँ ये ग्लोब पे बच्चों देखो, इसमें जो है ये इसका अक्ष है, यहाँ से इसमें एक सुई घुसी गई है जिस पर पृथ्वी, ये ग्लोब टिका हुआ है, यानी कि पृथ्वी टिकी हुई गई है। इसे क्या कहा जाते हैं? अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अक्ष कहते हैं, जिस पे ये टिकी हुई है। नीचे का पार्ट क्या कहलाता है बच्चों? ये अक्ष कहलाता है। ओके, जिसमें कि ये लाइन जाती है। ओके, ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, यानी कि यहाँ से लेके सुई गुजर रही है, और जो ये नीचे को निकल रही है ना, ऐसे डाल दिया जाए इसे नीचे तक, तो ये क्या होता है बच्चों? नीचे तक निकल रही है। तो जो ये दो बिंदु हैं, यानी कि ऊपरी बिंदु और निचले बिंदु, जो ऊपर का बिंदु है उसे क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव, और जो नीचे का बिंदु है उसे क्या कहते हैं बच्चों? दक्षिणी ध्रुव। ओके, ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, यानी कि इस सुई की वजह से ही पृथ्वी को हम घुमा पाते हैं, यानी ग्लोब को हम घुमा पा रहे हैं। ओके बच्चों, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसे कोई सुई नहीं है, पृथ्वी पे ऐसी कोई सुई नहीं है, ये तो ग्लोब पे दिखाई गई है ताकि ग्लोब को घुमाया जा सके। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। ओके, अब हम आगे बात करते हैं काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, उसे क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा, या फिर भूमध्य रेखा, या फिर 0 डिग्री रेखा इसे कहते हैं। ओके बच्चों, देखो ग्लोब के बिल्कुल बीच में ये लाइन जा रही है ना बच्चों, बिल्कुल बीच में, इसे क्या कहते हैं? या तो भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवतीय रेखा कहते हैं, या फिर इक्वेटर कहते हैं, या फिर 0 डिग्री रेखा इसको कहा जाता है। जो ये लाइन होती है बच्चों, आप देख रहे होंगे बीच में ये जो हल्की हल्की सी दिख रही है ना, इनको काल्पनिक रेखा माना गया है। ये जो है ग्लोब को या पृथ्वी को दो
दो बराबर बराबर भागों में बांटती है। अगर मैं बीच में से इसे काट दूँ तो ये ऊपर का भाग हो जाएगा और ये नीचे का भाग हो जाएगा। जो ऊपर का भाग है उसे क्या कहते हैं बच्चों, विषुवत रेखा से जो ऊपर का भाग है उसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो विषुवत रेखा के नीचे का भाग है उसे क्या कहते हैं बच्चों, दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहते हैं बच्चों, दक्षिणी गोलार्ध। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है तथा एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अब बच्चों ध्यान से सुनेंगे, जो ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, इसकी जो ऊपर की लाइनें जा रही हैं उन्हें क्या कहते हैं, उत्तरी अक्षांश। क्या कहा जाता है बच्चों, ये आपको जरा सी छोटी छोटी सी बहुत सारी लाइनें दिख रही होंगी ना बच्चों, बारीक बारीक सी। जो ये लाइन है ये पूरा वृत्त बनाती हैं और इनको क्या कहा जाता है, जो ऊपर की हैं उन्हें कहा जाएगा उत्तरी अक्षांश, और जो विषुवत रेखा से नीचे की लाइनें हैं बच्चों इनको क्या कहा जाएगा, दक्षिणी अक्षांश। क्या कहते हैं, दक्षिणी अक्षांश। ओके, विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त के 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। ठीक है बच्चों, इसमें जो विषुवत वृत्त है बच्चों, इसमें ऊपर की जो लाइनें हैं उनकी संख्या है 90 लाइन तो ऊपर है बच्चों, ऐसे करके ऐसे 90 लाइन तो अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं और 90 ही नीचे खींची गई हैं। तो ग्लोब पर अगर मैं बात करूं तो ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 181। कितनी हो गई बच्चों, 181, क्योंकि 90 ऊपर हो गई और 90 नीचे हो गई, तो 90 90 180 और यहाँ पे हो जाएगी जो बीच की लाइन तो 1 वो वाली हो गई, तो कितनी हो गई 181। ओके, इसी प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तरी या दक्षिणी को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे ऊ या फिर द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिज़ोंटल दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिज़ोंटल विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा बेलो होरिज़ोंटल 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, फिर आगे है महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं। विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं भी हैं। देखो बच्चों, ये बीच में ग्लोब को दिखाया गया है, इसमें ये बीच में हो गया विषुवत यानी कि 0 डिग्री रेखा। फिर अगर हम इसके ऊपर जाते हैं 23.5 डिग्री, इसको क्या बोला जाता है बच्चों, कर्क रेखा। क्या बोला जाता है, कर्क रेखा। फिर हम इससे ऊपर जाते हैं 66.5 डिग्री, तो इसे बोला जाता है उत्तरी ध्रुव वृत्त। क्या बोला जाता है, उत्तरी ध्रुव या फिर शीत कटिबंध। ओके, फिर अगर हम इसके विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में बात करते हैं तो कौन सी रेखा आ जाती है, मकर रेखा। कौन सी रेखा आ जाती है बच्चों, मकर रेखा। और अगर हम इसके 66.5 डिग्री नीचे आने की बात करते हैं तो कौन सा आ जाता है, शीत कटिबंध, दक्षिण ध्रुव वृत्त। ओके बच्चों, फिर आगे है, अभी मैंने आपको बता दिया है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव और विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री में दक्षिणी ध्रुव। ओके बच्चों, फिर है पृथ्वी के ताप कटिबंध। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए उन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। फिर है बच्चों देशांतर। देशांतर क्या है, अभी हमने ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं देखी थी जो कि ऐसे ऐसे जा रही थी,
ठीक है, अक्षांश रेखाएं ऐसे जा रही थी। अब हम पढ़ते हैं देशांतर के बारे में। देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं बच्चों, जो कि जैसे ग्लोब है तो ग्लोब पर जो ऊपर से नीचे की ओर जो लाइनें खींची जाती हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर जो खींची जाती हैं वो कहलाती हैं बच्चों देशांतर रेखाएं। कौन सी होती हैं, देशांतर रेखा। अगर मैं अक्षांश रेखा की बात करूँ तो वो ऐसे 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 होती हैं, और अगर मैं देशांतर की बात करूँ तो वो ऊपर से नीचे को होती हैं। ओके बच्चों, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर स्थित हैं। उनकी यही स्थिति जानने के लिए पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव में दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतर याम्योत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने या घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतर याम्योत्तर आपस में मिलती है। अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज के वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व तथा पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर तथा यहाँ से हम 180 पूर्व तथा 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख याम्योत्तर 180 याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध यानी कि पृथ्वी के जो बीच की है, बीच में से उत्तर से दक्षिण की ओर काटा जाए बच्चों, तो वो कौन सी लाइन होती है, प्रमुख यामोत्तर। अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर काट रहे थे तो वो कौन सी थी, विषुवतीय रेखा। लेकिन अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर काट रहे हैं तो कौन सी लाइन हो जाएगी, प्रमुख याम्योत्तर या फिर देशांतर रेखा। फिर जो ये लाइनें चलती हैं बच्चों, ये वाली तो थी अक्षांश रेखाएं, और जो उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही थी वो कौन सी थी बच्चों, देशांतर रेखाएं। कौन सी थी, देशांतर रेखाएं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए प का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक है कि 180 डिग्री पूर्व तथा 180 पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। यह अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाओं एवं देशांतर याम्योत्तर के द्वारा बने ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश तथा देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी तथा अक्षांश एवं 90 डिग्री देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखो जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। ये बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगी। इसको समझना है, एक कागज पर समझ सकते हैं बच्चों, लेकिन ये कठिन होता है। ठीक है बच्चों, फिर आगे है देशांतर और समय। देशांतर और समय समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी है। चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। सूर्य के जरिए ही पहले बच्चों टाइम का पता लगाया जाता था। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे पद पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में हैं उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। कैसे होती है बच्चों, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष 360 घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे 15 मिनट एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 गुना 4 यानी कि 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे। अर्थात वहाँ दोपहर 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनविच में 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। समझ में आई बात। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्यरात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं।
इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया उस समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय याम्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? मानक समय निर्धारित किया गया है बच्चों, अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन है। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 पूर्वी को मानक याम्योत्तर माना गया है। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, यानी कि 2 बजे दिन में शुरू होगा। अर्थात भारत के समयानुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच के समय का अंतर क्या है बच्चों? भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 23 मिनट पूर्वी में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट यहाँ पहले बजते हैं। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 12 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। याद रखेंगे बच्चों, कितना समय आ गया? 5 घंटे 30 मिनट हम जो है भारत ग्रीनविच से आगे चलता है। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ 1 से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। बच्चों, आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से समझेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।